राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। देखो साहब, जब ब्रिटिश सरकार से और देसी रियासतों के राजाओं से, महाराजाओं से किसान वर्ग बड़ा दुखी हो गया, ऐसे कर लगा दिए सामंतों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने, कि किसानों ने खेती करना भी बंद कर दिया बेचारे ने। तो आखिरकार इनने विभिन्न प्रकार की जो कर लगाए, जो विभिन्न प्रकार की मांगे रखी सामंतों ने, उनसे दुखी होकर के राजस्थान के किसान भी आंदोलन करते हैं। और वो आंदोलन कैसे होता है? देखो, जो कृषि का कार्य करते हैं, जो अन्न उगाते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं, वो किसान ही तो उगाते हैं। और किसानों पर ही इन्होंने इस प्रकार के लाग बाग कर लगा दिए थे कि जितना किसान के पास उत्पादन भी नहीं होता है, इतना तो लाग बाग कर के रूप में जमा कराना पड़ता था राजकोष में। किसान बड़े दुखी हो गए, खेती करना बंद कर दिया, किसान पलायन कर गए। जब ज्यादा दुखी हो गए किसान, तो उन्होंने आंदोलन किए। स्थिति बहुत भयानक हो गई थी राजस्थान में। इसके बारे में जानकारी करेंगे हम। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। बस देखो, यहाँ के जो देसी राजा है, उनका अंग्रेजों के साथ तो साफ तालमेल बैठ गया, संधि हो गई। अब उन शासकों को कोई खतरा नहीं रहा कि मराठा आक्रमण करेंगे या पिंडारी आक्रमण करेंगे, क्योंकि उनके पास तो एक शक्तिशाली और अंग्रेज सरकार मिल गई ने। तो बिल्कुल राजा तो कैसे हो गए, बिल्कुल सुरक्षित होने लग गए, अपने आप को सुरक्षित मानने लग गए। अपने किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। और देखो, जो उनकी जनता थी, उस जनता पे देसी राजा महाराजा कर बढ़ाते रहते थे, लाग बाग प्रथा, कुछ ऐसी प्रथाएं लगाते रहते थे। निरंकुश होकर के, बिना किसी, निरंकुश का मतलब होता है बिना सोचे विचारे, बिना किसी की राय लिए। किसानों की राय भी नहीं ली जाती थी, किसानों की सहमति, किसानों को सहमत भी नहीं किया जाता था, सहमति से भी काम नहीं होता था। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। और देखो, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे ना, जो राजस्थान में ही चलते थे, जैसे बुनकर उद्योग है, कपड़ा बुनते हैं, और अपने बहुत सारा काम था, जैसे मूर्ति निर्माण करना, ये भी उन्होंने, अंग्रेजों ने बंद करवा दिए। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लग गया। और अब इतने लोग, उन लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लग गई जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, बेरोजगार थे, निराश्रित थे, अर्थात उनको कोई आश्रय नहीं था, कोई सहारा नहीं था। खेती बाड़ी इन्होंने करनी बंद कर दी, कोई सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा है, अर्थात एक तरह से वो बिल्कुल बेरोजगार और भुखमरी जैसी हालत में आ गए। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। बिजौलिया किसान आंदोलन, भैया ये बिजौलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। बिजौलिया ये कई बार पूछा गया है कंपटीशन के प्रश्नों में। बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। ये कभी पलायन का मतलब होता है चले जाना, गुजरात, एमपी, ग्वालियर की तरफ। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह
कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। देखो तो धाकड़ जाति के लोग हैं ना, ये बड़े परिश्रमी होते हैं, बड़े कुशल होते हैं, मजबूत बहुत होते हैं, कटकाठी बहुत ताकतवर वाली मजबूत होती, मेहनती बहुत होते हैं। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। और देखो वो पंचायत में ज्यादा विश्वास करते थे। और ये जो धाकड़ जाति है जो पूरी तरह से संगठित थी, एक थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजौलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटता बढ़ गई, जिसका परिणाम था बिजौलिया किसान आंदोलन। भैया जागीरदारों और किसानों से, ये जागीरदार थे ना, ये जागीरदार थे, ये ऊंचे पदों पर विराजित लोग थे। तो ये तो भैया राजा महाराजा का ही आदेश मानते थे, हैं। ये भी बैठे बैठे बड़े आनंद लेते थे, बड़ी मौज मस्ती से करते थे। किसान मेहनत का पैसा कमाता है, ये भी कर बढ़ाने में बड़ा सहयोग करते थे राजाओं का, और कर इकट्ठा कर करके लाते थे सब। इनको कहते हैं जागीरदार, ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजित लोग। ठीक है, रियासतों में थे राजा महाराजाओं के जमाने में। बिजौलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का। इस काल में आंदोलनों का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। स्थानीय मतलब होता है वहीं के आसपास के लोगों ने। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से आरंभ हुआ, जो 1923 तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलनों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य वे अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है साहब। अच्छा साहब, अब आगे चलते हैं साहब। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजौलिया के शासक को किसान विरोधी नीति बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजौलिया जागीर का किसान पहले से विभिन्न प्रकार की लागों के बोझ से दबा हुआ था। लाग का मतलब होता है कर, एक प्रकार के कर होते हैं, इनको लाग बाग कहते हैं। ठीक है, टैक्स कर कहते हैं जिनको। 1903 में राज कृष्ण सिंह ने बिजौलिया में एक नया कर चमरी के नाम से लगाया। हर कोई व्यक्ति जो अपनी लड़की का विवाह करेगा तो इस अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ेगा। भैया मामला क्या था? चमरी कर। कृष्ण सिंह ने लगाया चमरी कर। कृष्ण सिंह चमरी कर। और ये चमरी कर क्या था कि कोई भी जो अपनी लड़की की शादी करेगा वो 13 रुपये, वैसे 5 रुपये था ये, 5 रुपये या 13 रुपये जो भी है, वैसे 5 रुपये है ये, इसमें पीछे ये 13 भी कर दिया शायद, लेकिन पहले 5 था। 5 रुपये इसको राजकोष में, अर्थात राजा को कर के रूप में देना पड़ेगा। केवल किस लिए? कि वो अपनी लड़की की शादी कर रहा है। तो ये बताओ, ये कर था जो अपमानित करने वाला कर नहीं था। आने भाई देखो, लड़की की शादी कर रहा है और उसको कर दे करके ऐसे अपमानित किया जा रहा है। अब उन जमाने में तो 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया बड़ा मुश्किल था। इतने पैसे थे ही नहीं, गरीबी का मामला था पहले तो, बहुत गरीबी का जमाना था।
तो ये जो निर्दय पूर्वक लड़की के अवसर पर, और ये भैया जो कर लगा दिया वो कर देना ही पड़ता था, कर जो लगा दिया वो कर देना ही पड़ेगा। तो वहां के मेवाड़ की जो जनता थी बहुत दुखी हो गई राव कृष्ण सिंह से, उन्होंने जो चमड़ी कर लगाया था। एक पृथ्वी सिंह और होता है, एक पृथ्वी सिंह यहीं पे होता है, वो भी मेवाड़ में पृथ्वी सिंह, वो लगाता है तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर। वो कौन सा कर लगाता है? तलवार बंधाई कर। उसको आगे बताएंगे हम। तो ये दो प्रश्न आपको ध्यान रखने, कृष्ण सिंह ने लगाया चमड़ी कर और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर। ठिकाने में जमा कराना पड़ता था 13 रुपए, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राज साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। भैया उसके बाद पैसा जब जमा करा दिए तो जो दूल्हा होता था वो राज साहब के समक्ष जाओ, उनके सामने नतमस्तक हो, सिर झुकाओ, चरण स्पर्श करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। मूक विरोध का तात्पर्य होता है मौन रह करके विरोध करना है, आवाज नहीं निकालना, किसी को बताना नहीं, संगठन नहीं बनाना, चुपचाप ही अंदर घुसते रहना। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। कहाँ से लाए पैसा? इतना पैसा तो ब्याह में भी ना लगे, शादी में भी ना लगे, इतना कर के रूप में देना पड़ रहा है। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया था। उनके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजौलिया का स्वामी बना। देखो, कृष्ण सिंह का देहांत हो गया, कोई संतान नहीं थी, इसका कोई रिश्तेदार था पृथ्वी सिंह, वो साहब उसके जगह पर जाकर के बैठ गया, स्वामी बन गया बिजौलिया का। उसने मेवाड़ राज द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। अब देखो साहब, तलवार तो बंधी है आपके और कर लगा दिया जनता पर, मेरे तलवार बंधी है अब कर दो साहब। उसी प्रकार मेरे बाद मेरे लड़का के, मेरे पुत्र के जो तलवार बांधी जाएगी, तलवार बांधते हैं राजपूतों में, यहाँ कमर में तलवार बांधते, एक तरह से जैसे शासक स्वीकार करना और युवराज स्वीकार करना है। तो उसके भी जब तलवार बंधेगी, तलवार तो बंधेगी साहब खुदन के, और कर देना पड़ेगा जनता को। अब जनता को क्या फायदा हुआ साहब तलवार बंधाई से? उसको शासक बनाने से, स्वामी बनाने से जनता को क्या फायदा है? जनता को तो और नुकसान है। कम से कम कोई स्वामी नहीं बनता तो कर तो नहीं देना पड़ता। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने से के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क का मतलब होता है छोटी आयु थी, बहुत कम आयु का था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। इनके हालत जस के तस से। इन हालत में इस प्रकार का आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, जिसका नाम भूप सिंह था, ये प्रश्न पूछा जाएगा जरूर, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को संयोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजौलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजौलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे,
पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग मिला। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेश का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल के ठिकाने में बेगार करने से इंकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजौलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। भैया ध्यान रखना पड़ेगा, प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। जरूर आएगा भैया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजौलिया आंदोलन संबंधी विचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजौलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजौलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजौलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजौलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजौलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस स्थिति से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश प्रेसिडेंट विल्सन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर शासन बिहारी लाल कोरा का लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में के औचित्य को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजौलिया के जागीरदार ने समझौता का उल्लंघन करते किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी। नई लागें का मतलब नए कर लगा दिए और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से लेकर के 26 तक का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रचार हो रहा था, तो इस भय से ही किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ।
कल पढ़ाएंगे बेंगू किसान आंदोलन। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।